तुम्हें वक्त ही नहीं मिला मुझे पढ़ने का। अरे तुम्हें वक्त ही नहीं मिला मुझे पढ़ने का, मैं तो बिका था तेरे शहर में किताबों की तरह। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार से अगर आप संबंधित हैं तो बिहार के भूगोल को पूरा मैंने पढ़ा दिया है। इसके अलावा बिहार की क्लासेस और कंटिन्यू होंगी, जिसमें हिस्ट्री वगैरह की क्लासेस आपके लिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग झारखंड सीजीएल को ध्यान में रखते हुए और झारखंड का जो कैलेंडर जारी हुआ आगामी आने वाले एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत अच्छी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किस प्रकार से हम लोग झारखंड के संपूर्ण क्लासेस को करवाएं और इतने बड़े पैमाने पर करवाएं, इतनी अच्छी तरीके से करवाएं ताकि आपका कोई भी प्रश्न वहाँ से ना छूटे। तो आइए दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम झारखंड के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और उस चैप्टर का नाम है झारखंड की विद्युत परियोजनाएँ। यानी झारखंड को कहां से किस किस परियोजना से विद्युत प्राप्त होती है, या झारखंड को कौन कौन सी परियोजना से विद्युत प्राप्त होता है, किस प्रकार से विद्युत प्राप्त होता है, वो झारखंड की विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप बेसिकली ऐसा भी जानते हैं कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी थी। ठीक है, डीवीसी थी प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और डीवीसी के तहत कई तीन ताप विद्युत स्थापित किए गए, कई जलीय विद्युत स्थापित किए गए। बेसिकली जितने डैमों को बनाया गया वो जलीय विद्युत ही प्रदान करते हैं हमको, है ना। जितने डैम को बनाया गया वो जलीय विद्युत ही प्रदान करते हैं हम लोगों को। जैसे 8 डैमों का निर्माण हुआ तो उन 8 डैमों से हमको जलीय विद्युत ही प्राप्त होता है। अगर आपने पिछली कक्षाओं को नहीं पढ़ा तो आप पिछली कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है कि झारखंड में 2 प्रकार से विद्युत प्राप्त किया जाता है। एक होता है तापीय विद्युत और दूसरा होता है जलीय विद्युत। अब कैसे होगा आप इसको समझ लीजिए कि तापीय विद्युत और जलीय विद्युत किस प्रकार से होगा। जैसे देखिए मोस्टली जो काम होता है वो टरबाइन को घुमाना होता है। जैसे अगर हम तापीय विद्युत का बात करें तो एक कुकर का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। मान लीजिए कि ये कुकर है और ऊपर में इसका सीटी है, ठीक है। अब नीचे से हम क्या किए, आग लगाएं, है ना। बेसिकली आग लगाने में लड़कियां बहुत आगे होती हैं, इसलिए आग लगाएं यहाँ पर, है ना। आग लगाएं यहाँ पर हम लोग। और आग लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो कोयला चाहिए, ठीक है। आग लगाने के लिए कोयला चाहिए। इसलिए अभी आप देखते होंगे कि कुछ ही दिनों पहले, महीने 2 महीने पहले ये बात उठी थी कि संसार में कोयले का भंडार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से कोयले का भंडार समाप्त होते जा रहा है दोस्तों, उस प्रकार से बिजली में कटौती हो सकती है ना। ये पीछे से समाचार से 1-2 महीने पहले बड़ा चर्चा में था, बड़ा ट्रेंडिंग पर था ये वाला चीज़, है ना। ये समाचार कि कोयला जैसे जैसे ख़त्म होगा आपका कोयले का जो भंडार है एक तरह से समाप्त हो जाएगी। आप ध्यान में देखिएगा इस बात को। तो तापीय विद्युत का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम कोयला लगाएं और कोयला लगा के आग लगाएं, और कोयला से आग लगाएं और कोयला से आग लगाने के बाद इसमें जल है, इसमें पानी गर्म होगा और पानी गर्म होने के बाद भाप के रूप में परिवर्तित होगा। और भाप के रूप में परिवर्तित होने के बाद इस सीटी को क्या करते हैं हम लोग, खोल देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, एक पाइप को लेके चले आए। और पाइप से आपको भली भांति मालूम है दोस्तों कि बहुत प्रेशर से क्या होगा, भाप निकलेगा। और यहाँ पर एक टरबाइन लगा हुआ था। बेसिकली टरबाइन चक्री ही होता है ना, टरबाइन लगा हुआ होता है। अब जितना प्रेशर से भाप फेंकेगा, ठीक है, जितना प्रेशर से भाप फेंकेगा उतना स्पीड में ये टरबाइन घूमेगा, उतना स्पीड में क्या होगा, ये टरबाइन घूमेगा। और जितना स्पीड में टरबाइन घूमेगा, नीचे में डायनेमो लगा हुआ होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये डायनेमो क्या कर देता है कि जितना स्पीड से ये घूमेगा, ठीक उतना ही अत्यधिक वोल्टेज, उतना ही अत्यधिक विद्युत का उत्पादन कौन करेगा, आपका ये तापीय विद्युत। ये पूरा का पूरा तापीय विद्युत का सेट हुआ। अगर हम जलीय विद्युत की बात करें तो जलीय विद्युत डैमों के द्वारा होता है। आपको मालूम है कि जब डैम बनाए जाते हैं तो जल स्तर जो होता है, मान लीजिए कि कोई नदी है और कोई नदी इस प्रकार से बहते हुए आया और यहाँ पर हमने डैम बना दिया। डैम बनाने के बाद एक कृत्रिम झील का भी निर्माण हो जाता है। कई सारे ज़मीन, कितने हेक्टेयर ज़मीन जो होते हैं पीछे के डूब जाते हैं और एक जल स्तर का निर्माण होता है। और उसके बाद फाटक खोल करके और पानी को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है फाटक के द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब आप देखिए कि फाटक के द्वारा छोड़ा जाता है। अब पानी जितना प्रेशर से गिरेगा, नीचे में विद्युत गृह बनाया हुआ रहता है डैमों के अंदर में, कभी आप जाएँ पतरातू डैम वगैरह घूमने के लिए तो आप देखिएगा वहाँ पर भी थोड़ा सा जलीय विद्युत है। ध्यान में देखिएगा इस बात को कि फाटक बनाया जाता है और फाटक से जितना ज़्यादा प्रेशर में पानी गिरेगा दोस्तों, उतना ज़्यादा ये स्पीड में क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा। बस वही घटना है फिर, और उतना ज़्यादा स्पीड में क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा। और टरबाइन को जितना स्पीड में ये घुमाएगा, है ना, इसके नीचे आपका डायनेमो लगा हुआ होता है, और डायनेमो को क्या कर दीजिएगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को फिर से किसके रूप में परिवर्तित करेगा, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करेगा। और विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने के बाद इसको क्या कर देगा, विद्युत का उत्पादन करेगा। तो आशा करते हैं कि आप तापीय विद्युत और जलीय विद्युत बहुत अच्छा से समझ गए होंगे और इसको बड़ा अच्छा से समझोगे। इसलिए देखिए, जो जलीय विद्युत पर आधारित जो बिजली हमको मिलती है, विद्युत उत्पादन होता है, आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में वोल्टेज की कमी आपको खलती होगी कि वोल्टेज बड़ा कम है। लाइन तो रहता है लेकिन वोल्टेज बड़ा कम होता है। कारण क्या है, कारण यही है कि गर्मी के दिनों में इस झील का जो स्तर है, जल स्तर है, वो घटा हुआ रहता है, और जल स्तर अगर घटा हुआ रहेगा तो प्रेशर कम मरेगा। और वही बरसात के दिनों में इतना ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है कि बॉल सब फोड़ फाड़ देता है एकदम, है ना। याद रखिएगा ये कारण क्यों है, क्योंकि बरसात के दिनों में ये जल स्तर चढ़ा हुआ रहता है और प्रेशर में पानी गिरता है। ध्यान में रखना है इस चीज़ को आपको, है ना। अब आइए जानते हैं कि झारखंड की जो विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता है, स्थापित क्षमता का मतलब समझ लीजिए, स्थापित क्षमता और उत्पादित क्षमता अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझाना चाहें आपको कि स्थापित क्षमता और उत्पादित क्षमता क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमने एक फैक्ट्री लगाया और इस फैक्ट्री में मान लीजिए कि 10 मेगावाट रोज के हिसाब से बिजली का उत्पादन है। कितना, 10 मेगावाट रोज के हिसाब से बिजली का उत्पादन है। और ये स्थापित क्षमता हुआ कि 10 मेगावाट तक हम बिजली का उत्पादन रोज कर सकते हैं इससे। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए कि मजदूर कम आए या कुछ कम आए, लेकिन हम लोगों ने क्या कर पाया, 9 मेगावाट ही उत्पादन कर पाया बिजली का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्पादित क्षमता और इसको बोलते हैं स्थापित क्षमता, यानी कि कितना उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो वो हो गया स्थापित क्षमता, इतना लिमिट है हमारे पास, और कितना उत्पादन हम करते हैं ये हो गया उत्पादन क्षमता। स्थापित क्षमता उत्पादन क्षमता से हमेशा बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी, छोटी कभी नहीं हो सकती है स्थापित क्षमता। लेकिन उत्पादन क्षमता स्थापित क्षमता से हमेशा छोटी रहेगी या बराबर होगी, बड़ी कभी नहीं हो सकती है उत्पादन क्षमता। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि झारखंड की कुल बिजली की जो स्थापित क्षमता है वो 2626 मेगावाट है ना। अब इस 2626 मेगावाट में कई प्रकार के विद्युत गृह लगाए गए हैं, जो कि अभी हम पढ़ाएंगे आपको और आपको जानना भी है। कई प्रकार के विद्युत गृह लगाए गए हैं और कई प्रकार के विद्युत गृह लगाने के बाद, ध्यान दीजिएगा आप, कई प्रकार के विद्युत गृह लगाने के बाद 2626 मेगावाट जो है वो बिजली का उत्पादन होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें राज्य सरकार का कुल हिस्सा 51% है। सबसे ज़्यादा राज्य सरकार ही उत्पादित करती है 51%, निजी क्षेत्र 35% और केंद्र सरकार का हिस्सा 14% है। ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद बात करें कि कोयला आधारित विद्युत गृह कितने हैं, यानी जो कोयला पर विद्युत गृह चलते हैं, तापीय विद्युत गृह एक तरह से, है ना। तो 91% कोयला आधारित विद्युत गृह है जहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। अभी आप देखिएगा भी जल आधारित जलीय विद्युत गृह, जल के द्वारा विद्युत कितना उत्पादन होता है, तो जल के द्वारा जो विद्युत उत्पादन होता है वो 8% होता है। और नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब वही सौर ऊर्जा, सौर पैनल ये सब लगा करके, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा लगभग 1% विद्युत क्या होता है, उत्पादित होता है। यहाँ पर 100% पूरे हो जाते हैं। यानी कभी आपसे प्रश्न पूछे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा किस आधार पर विद्युत का उत्पादन होता है, कौन सा मूलभूत आधार है, तो कोयला। जब तक कोयला रहेगा 91% विद्युत का उत्पादन उसी से हो रहा है। जब तक कोयला रहेगा बिजली का उत्पादन बहुत अच्छा से होगा। कोयला समाप्त, बिजली समाप्त, इसलिए बार बार ये आशंका जताई जा रही है कि कोयले का भंडार जैसे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास बिजली नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ परियोजनाओं का यहाँ पर मैंने नाम लिखा है। बेसिकली
दामोदर घाटी परियोजना जिस समय बनाई गई 1948 में स्थापित हुई, उसी समय इन परियोजनाओं का लगभग उसी के तहत इन परियोजनाओं का क्या किया गया, क्रियान्वयन किया गया, बनाया गया। कुछ एक परियोजनाएं जो है वो अलग से भी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि इस परियोजना से किस कंपनी को बिजली आपूर्ति होती है, नंबर 1 अगर होता होगा तो। नंबर 2 कब स्थापित हुआ, नंबर 3 किस नदी पर है। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम झारखंड में ताप विद्युत परियोजना को जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी ताप विद्युत परियोजना है जो कोयला आधारित है, यानी कि ताप विद्युत परियोजना है ना, जो ताप प्राप्त कर करके और उसके बाद ताप विद्युत परियोजनाएं मिलेंगी हमको यहाँ से। तो सबसे पहला बोकारो ताप विद्युत गृह, ये डीवीसी के तहत स्थापित किया गया था, यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत स्थापित किया गया था, दामोदर घाटी निगम के तहत स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था दोस्तों, तो इसको 1953 में स्थापित किया गया और 1953 से क्या हुआ, इसमें बिजली प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डीवीसी के तहत स्थापित किया गया था, 1948 से ये प्रारंभ था, लेकिन 53 में ये बनकर तैयार हुआ और 53 से ही यहाँ पर बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो गया। इसकी कुल क्षमता जो है, क्षमता का मतलब स्थापित क्षमता का बात कर रहे हैं, इसकी कुल क्षमता 830 मेगावाट है ना। ये बोकारो नदी पर स्थित है और इसको राष्ट्रीय ग्रिड को, है ना, जो भी झारखंड का राष्ट्रीय ग्रिड है उस राष्ट्रीय ग्रिड को इसी बोकारो ताप विद्युत गृह से क्या मिलती है, आपको बिजली की आपूर्ति होती है। यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, नंबर 1 बोकारो ताप विद्युत गृह किस नदी पर, बोकारो नदी पर। कहाँ पर है, बोकारो में है। बिजली कब प्रारंभ हुआ यहाँ से उत्पादन होना, 1953 से, ठीक है। कुल स्थापित क्षमता इसकी 830 मेगावाट, ठीक है। दूसरा ताप विद्युत गृह है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, 1965 में यह स्थापित हुआ, डीवीसी के तहत ये भी काम करता है, बोकारो में स्थापित है। इसकी कुल स्थापित क्षमता है 780 मेगावाट, ठीक है। याद करते जाना है और नोट्स करते जाना है आपको बड़ा अच्छा तरीका से, है ना, बहुत ढंग से। लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट लेने का भी समय आपको दूंगा, आप अच्छा से इसकी तैयारी करते चल जाए दोस्तों। पतरातू ताप विद्युत गृह, पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, ध्यान से देखिएगा इसको। पतरातू ताप विद्युत गृह 1973 में स्थापित हुआ, रामगढ़ में है, झारखंड के रामगढ़ जिला में है ये, ठीक है। 840 मेगावाट इसकी क्षमता है, स्थापित क्षमता। और रांची के एचसीएल को, है ना, रांची का एचसीएल कंपनी जो है भी एक तरह से कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। रांची के एचसीएल को जो हटिया में स्थापित है दोस्तों, एचसीएल एचईसी को, इस सब को जो विद्युत आपूर्ति करता है वो पतरातू ताप विद्युत गृह करता है। ये स्टारेबल पॉइंट है, आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं कि एचईसी और एचसीएल को विद्युत आपूर्ति कौन सी कंपनी करती है, कौन सा ताप विद्युत गृह करता है, तो पतरातू ताप विद्युत गृह करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके अधीन कार्य करता है, तो जेएसईबी, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के तहत ये कार्य करता है। और आपको इस बात को बड़ा अच्छा से ध्यान में रखते चल जाना है। उसके बाद चौथा ताप विद्युत गृह है तेनूघाट ताप विद्युत गृह। आप जानते हैं कि तेनूघाट डैम पर, है ना, तेनूघाट डैम पर इसका ताप विद्युत गृह है। ये 1990 के दशक में इसको स्थापित, 90 में नहीं, 90 के दशक में इसको स्थापित किया गया। कई चरणों में यह स्थापित हुआ, 90 के दशक में यह स्थापित हुआ। इसकी कुल क्षमता जो है वो 420 मेगावाट की है, कुल क्षमता 420 मेगावाट की है इसकी कुल क्षमता, ठीक है। अब झारखंड में जल विद्युत परियोजना का बात करते हैं। झारखंड में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएँ चल रही है, झारखंड में जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो तिलैया जल विद्युत परियोजना, ये झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी, 1953 में स्थापित हुई, डीवीसी के तहत थी। बेसिकली देखिए यहाँ पर समझना क्या है कि डीवीसी के तहत 8 बड़े बड़े बांधों की स्थापना की गई थी और उन 8 बड़े बड़े बांधों में ही जो 8 बड़े बड़े बांध की स्थापना की गई उनमें ही आपको समझना है कि उनमें से कुछ जो है वो जल विद्युत परियोजना के तहत कार्य करते हैं। बहुउद्देशीय था, तो बहुउद्देशीय का मतलब एक तरह से विद्युत उत्पादन भी हो गया, मछली उत्पादन भी, सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए भी, ये सब के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा आप। 1953 में स्थापित हुआ। इसका कुल स्थापित क्षमता 60,000 किलोवाट का है। कोडरमा में स्थापित है ये, बराकर नदी पर। बेसिकली कोडरमा में कांटी नाम का एक जगह है, तो इसको कांटी डैम के नाम से भी जाना जाता है, तिलैया डैम को, तो आपको याद रखना। मैं भी कांटी डैम के नाम से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसको, ठीक है। मैथन जल विद्युत परियोजना 1957 में डीवीसी के अधीन इसको स्थापित किया गया था, जो 1948 वाला डीवीसी था, है ना।
धनबाद में बराकर नदी पर है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 60,000 किलोवाट की है। ठीक है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, ठीक है, अगला है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना 1989 में रांची में स्थापित हुआ स्वर्ण रेखा नदी पर। अब बेसिकली देखिए ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना। विश्व बैंक की सहायता से झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा, इन तीनों राज्यों का संयुक्त परियोजना है ये, जिसके तहत स्वर्ण रेखा नदी पर जो हुंडरू जलप्रपात है, उस हुंडरू जलप्रपात के द्वारा ही लगभग 130 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। स्थापित क्षमता इसकी इतना ही है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये परियोजना चलाई जा रही है। कोनार जल विद्युत परियोजना कोनार नदी पर बोकारो में 1955 में स्थापित हुआ दोस्तों। क्षमता इसकी 40,000 किलोवाट की है। आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि ताप विद्युत गृह जितने थे वो मेगावाट में डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन ये किलोवाट में ही है। इसीलिए कहा गया कि लगभग 91% कोयला आधारित विद्युत क्षमता है हमारे झारखंड में। ठीक है। उसके बाद अय्यर जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर, क्षमता जो है इसकी 45,000 किलोवाट ही है। ठीक है। पंचेत जल विद्युत परियोजना 1959 में स्थापित, धनबाद और पुरुलिया यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक पंचेत नाम का जगह पड़ता है, वहीं पर यह स्थापित किया गया है। दामोदर नदी पर ही है ना, जहाँ से दामोदर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है वहाँ पर। बेसिकली 40,000 किलोवाट इसका स्थापित क्षमता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपको, प्रश्न यही पूछा जाएगा यहाँ से कि देखिए दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है ना। दामोदर को किसका, बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाता था और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के कारण ये पूरा उत्पात मचाता था। लेकिन पंचेत बांध बन जाने के कारण अब शोक नहीं, अब वरदान के रूप में देखा जाता है, बंगाल के वरदान के रूप में दामोदर को। ठीक है। 40,000 किलोवाट इसका स्थापित क्षमता है। बाल पहाड़ी जल विद्युत गृह, ठीक है, तो ये गिरिडीह में बराकर नदी पर है। क्षमता इसका 20,000 किलोवाट है। ठीक है। और 8वां जो है दोस्तों वो कोयल कारो परियोजना। अब देखिए कोयल कारो परियोजना जो है ये प्रस्तावित है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ के गांववासियों के विवाद के कारण, क्योंकि कोयल कारो परियोजना से कई गांव क्या हो जा रहे थे, डूब जा रहे थे, कई जंगल डूब रहे थे, जिसके कारण गांववासियों ने विरोध किया और इसको 2003 में बंद कर दिया गया इस परियोजना को। सबसे विवादित परियोजना अगर आपसे पूछे झारखंड का तो कौन सा है, सबसे विवादित परियोजना कोयल कारो परियोजना ही है। और कोयल कारो परियोजना ध्यान दीजिएगा कि कोयल कारो परियोजना से रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम, अगर आप मैप याद होगा आपको ध्यान में, तो रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम, आप देखिएगा कि रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम लगभग लगे हुए हैं। ठीक है। तो रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम को लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे। ये लक्ष्य रखा गया है 732 मेगावाट उत्पादन का। ठीक है। लेकिन 2003 में इसको गांव वालों के विरोध के द्वारा, उस क्षेत्र में जो निवासी थे उनके विरोध के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सबसे विवादित परियोजना मानी जाती है झारखंड सरकार की। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने भाई का समर्थन करें, इस चैनल को बढ़ाने में मदद करें, है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में याद रखिएगा। शुभ रात्रि।